सोचिए, आपने एक धांसू प्रोडक्ट बनाया, दिन रात एक करके बिजनेस खड़ा किया, लेकिन आपकी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा सरकार ले गई। बुरा लगेगा ना? तो चलिए आज के इस एनालिसिस में बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसने इंडिया के इस सुपर स्ट्रिक्ट टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर लिया, और वो भी 100% लीगली। कोई फ्रॉड नहीं, सिर्फ प्योर स्मार्टनेस। चलिए इसे डीकोड करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, 330 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है बॉस। सिर्फ 7 साल लगे और इतनी बड़ी वैल्यूएशन खड़ी कर दी गई। इंडिया में ना अल्कोहल बिजनेस बाहर से बड़ा ग्लैमरस लगता है, मतलब पार्टी, चिलिंग, सब कुछ। लेकिन असल में ये ब्यूरोक्रेसी और पेपरवर्क का एक ऐसा जाल है जिसे पार करना सबके बस की बात नहीं है। पर ब्रोकोड के फाउंडर समीर ने क्या किया? उन्होंने पुराने रूल्स को साइड में रखा और इस हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना एक पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। देखिए, इस बिजनेस की सच्चाई बहुत ब्रूटल है। मान लीजिए आज आप एक नया बियर ब्रांड लॉन्च करते हैं, सारा रिस्क आपका, पैसा आपका, दिन रात की मेहनत आपकी। लेकिन जब वो बियर बिकती है ना, तो प्रोडक्ट की एमआरपी का 50 से 80% हिस्सा सीधा सरकार की जेब में चला जाता है टैक्स के नाम पर। मतलब बिजनेस आप कर रहे हैं पर मोटा मुनाफा सरकार छाप रही है। तो सवाल ये है कि समीर ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे? इस पूरी लीगल हाइस्ट का जो फेज 1 था, वो था इंडियन कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ना। क्योंकि यार, किसी भी मार्केट में गैप ढूंढना है तो पहले ये समझना होगा कि लोग असल में चाहते क्या हैं। और यहाँ समीर ने डोमेस्टिक मार्केट में एक बहुत ही अजीब, मतलब लिटरली काउंटर इंट्यूटिव पैटर्न नोटिस किया, जो दुनिया भर के ट्रेंड से एकदम अलग था। जरा इस डेटा को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। ग्लोबली क्या होता है, एक एवरेज इंसान साल भर में करीब 32 लीटर बियर पीता है और सिर्फ 5.5 लीटर स्पिरिट्स यानी अपनी विस्की, रम या वोडका। लेकिन इंडिया में स्टोरी एकदम उल्टी है। यहाँ बियर की खपत सिर्फ 4.5 लीटर है और स्पिरिट्स ऑलमोस्ट 7 लीटर। सर्विंग के हिसाब से बताऊं तो एक एवरेज इंडियन साल में मुश्किल से 15 बॉटल बियर पीता है, लेकिन स्पिरिट्स के 230 पैग गटक जाता है ना अजीब? अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसका सीधा सा रीजन है वैल्यू पर बज। एकदम सिंपल मैथ्स है। मान लीजिए आपके पास खर्च करने के लिए 150 रुपए हैं। अब इस 150 रुपए में अगर आप माइल्ड बियर लेते हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ 16.5 ml अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग बियर लेंगे तो करीब 26 ml। लेकिन अगर आप उसी 150 रुपए में वोडका ले लेते हैं तो भाई साहब आपको सीधा 51 ml से ज्यादा प्योर अल्कोहल मिल जाता है। इंडिया में लोगों को कम पैसों में ज्यादा किक चाहिए, सीधा सा फंडा है। और इसमें एक और मजेदार कॉन्ट्राडिक्शन है। आपने नोटिस किया होगा कि हम इंडियंस अपनी स्पिरिट्स में कोक, स्प्राइट या कोई मीठा जूस मिलाकर पीना बहुत पसंद करते हैं। मतलब हमें मीठे ड्रिंक्स नेचुरली पसंद है। पर जब बियर की बारी आती है तो मार्केट का 80% हिस्सा उस कड़वी स्ट्रॉन्ग बियर ने कब्जा कर रखा है। मतलब लोगों को मीठा पसंद है, फिर भी वो कड़वी बियर पी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एक्स्ट्रा बज के लिए। तो लॉजिकली देखा जाए, अगर लोगों को मिठास भी चाहिए और किक भी, तो वो वाइन क्यों नहीं पीते? वाइन में तो दोनों होता है। लेकिन स्टैट्स बताते हैं कि इंडिया में वाइन का कंजम्पशन स्पिरिट से 170 गुना कम है, 170 टाइम्स। क्यों? क्योंकि वाइन की इमेज बहुत फॉर्मल है। मतलब आपको प्रॉपर फैंसी ग्लास चाहिए, कॉर्क स्क्रू चाहिए, एक अलग ही सोफिस्टिकेशन चाहिए। अब यार, दोस्तों के साथ कैजुअल पार्टी चल रही है तो लोगों को ऐसा ड्रिंक चाहिए जो सीधा बोतल से पिया जा सके, और वाइन वहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और बस यहीं से एंट्री होती है फेज 2 की। इसे मैं कहता हूँ द ट्रोजन हॉर्स। समीर को एकदम क्लियरली समझ आ गया था कि यार, इंडियन मार्केट को ना एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें वाइन जैसी किक हो, मिठास हो, लेकिन उसका स्वैग बियर जैसा हैंडी और कैजुअल हो। और इसी इंसाइट से पैदा हुआ एक ऐसा ब्रिलियंट प्रोडक्ट जिसने इस पूरे मार्केट के पैराडॉक्स को एक झटके में सॉल्व कर दिया। चलिए इसके जीनियस फॉर्मुलेशन को डिकोड करते हैं। इन्होंने क्या किया? हॉब्स या ग्रेन्स की जगह ग्रेप जूस का इस्तेमाल किया ताकि वो वाइन वाला फ्रूटी बेस मिल सके। फिर उसमें भर भर के चीनी मिलाई ताकि रम या कोक पीने वालों को वो मीठी किक मिले। उसके बाद इसमें CO2 इन्फ्यूज कर दी, जिससे बियर वाला वो जाना पहचाना फिज आ गया। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, इस हाई अल्कोहल वाइन कॉकटेल को एक टिपिकल डार्क ब्राउन बियर बॉटल में पैक कर दिया। इस क्रेजी एक्सपेरिमेंट से जो चीज निकल कर आई उसे हम ब्रो कोड के नाम से जानते हैं। इसमें 15.5% अल्कोहल है, लेकिन चीनी और फिज इतना ज्यादा है कि बियर वाली वो टिपिकल कड़वाहट इसमें फील ही नहीं होती। मतलब ये एक ऐसी आसानी से कैरी की जाने वाली मीठी ड्रिंक बन गई जो अकेले ही 3 ट्रेडिशनल बियर के बराबर का नशा दे सकती है। कंज्यूमर की हर एक प्रॉब्लम एक ही बॉटल में सॉल्व हो गई।
लेकिन असली गेम बॉस, असली गेम तो अब शुरू होता है। अब आते हैं फेज 3 पर। ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे क्रिटिकल, सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है। समीर ने इस ड्रिंक को बियर की तरह रजिस्टर ही नहीं किया, उन्होंने इसे कार्बोनेटेड वाइन की कैटेगरी में रजिस्टर करवा लिया। और यकीन मानिए, इस एक छोटे से क्लासिफिकेशन ने ना सरकार के पूरे टैक्स मैट्रिक्स को हैक करके रख दिया। देखिए, टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। महाराष्ट्र का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बियर बनाते हैं तो सरकार आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 1.75 गुना, ध्यान से सुनिएगा, 1.75 गुना तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगा देती है और उसके ऊपर 35% वैट अलग से। जान निकल जाती है ब्रांड्स की। लेकिन क्योंकि ब्रोकोड टेक्निकली एक कार्बोनेटेड वाइन है, इस पर ये जानलेवा एक्साइज लगता ही नहीं। कार्बोनेटेड वाइन पर सरकार सिर्फ 10 रुपए प्रति लीटर का फ्लैट एक्साइज और 20% वैट लेती है। डिफरेंस देख रहे हैं आप? इसको थोड़े और आसान नंबर्स में समझते हैं। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड बियर बनाने की कॉस्ट 68 रुपए प्रति लीटर आ रही है। फैक्ट्री से वो बियर बाहर निकली नहीं कि उस पर तुरंत 19 रुपए प्रति लीटर का भारी भरकम टैक्स लग जाता है। और ये तो बस शुरुआत है, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी खर्चे तो अभी जुड़े ही नहीं हैं। और टैक्स के अलावा सरकार प्राइसिंग को भी बहुत बुरी तरह कंट्रोल करती है। बियर के केस में एक स्ट्रिक्ट कैप है कि आप अपनी बेस एमआरपी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 3.75 गुना से ज्यादा रख ही नहीं सकते। आपको उसी छोटे से मार्जिन में सब कुछ मैनेज करना है। लेकिन कार्बोनेटेड वाइन, वहाँ बेस प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत फ्लेक्सिबल है। ब्रांड्स के पास आज़ादी होती है कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन खुद सेट कर सकें। और इसी जीनियस लूपहोल का फाइनल रिजल्ट आता है इस नंबर पर, 167। ब्रोकोड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भले ही ज्यादा हो, लेकिन कम टैक्स और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग की वजह से इसकी फाइनल एमआरपी बड़ी ही खूबसूरती से 150 से 167 रुपए के ब्रैकेट में सेट हो जाती है। मतलब ये एक रेगुलर बियर से बस मामूली सी महंगी है, लेकिन कस्टमर को उससे 3 गुना ज्यादा बज़ और वैल्यू दे रही है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं फेज 4 पर, रूल्स ऑफ द गेम। इस पूरी फाइनेंशियल और लीगल इंजीनियरिंग ने एक लेजेंडरी विन विन सिचुएशन खड़ी कर दी। कंज्यूमर बहुत खुश क्योंकि उसे कम पैसे में मैक्सिमम किक मिल रही है, और बिजनेस भी सुपर हैप्पी क्योंकि ट्रेडिशनल बियर वाला वो भारी टैक्स दिए बिना उन्हें एक तगड़ा स्केलेबल प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अब इस पूरी इनसाइडर केस स्टडी से हम 3 बहुत ही सॉलिड बिजनेस लेसन्स निकाल सकते हैं। पहला, मार्केट में हमेशा उन अनऑर्थोडॉक्स गैप्स को ढूंढो जहां किसी और का दिमाग नहीं जा रहा। दूसरा, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, वहाँ के लीगल और टैक्स फ्रेमवर्क्स को एकदम घोट कर पी जाओ ताकि आप रूल्स को अपने फेवर में यूज कर सको। और तीसरा, आप अंदर क्या बेच रहे हो उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि उसकी पैकेजिंग कैसी है। पैकेजिंग ही तय करती है कि कंज्यूमर उसे कब और कहाँ यूज करेगा। मुझे लगता है इस पूरी कहानी का क्रक्स ये कोट है, बिजनेस सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं है, ये सिस्टम के नियमों को समझने और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करने के बारे में है। एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता। असली विनर वो है जो ब्यूरोक्रेसी के इस जाल को समझता है और एकदम लीगल रहते हुए लूप होल्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। तो यार, आज के इस एनालिसिस को इसी थॉट के साथ क्लोज करते हैं। सोचिए, आज के इस मॉडर्न बिजनेस लैंडस्केप में ऐसे और कितने ही अदृश्य नियम होंगे जिन्हें कोई ना कोई स्मार्ट फाउंडर ऐसे ही इग्नोर कर रहा होगा या अपने फायदे के लिए मोड़ रहा होगा। अगली बार जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट शेल्फ पर देखे ना, तो 1 सेकंड रुककर उसके पीछे की लीगल इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी माइंड ब्लोइंग एनालिसिस में।